प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? मैं प्रकाश आचार्य एक बार फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन जेपी सर मैथ्स गुरु क्लासेस पर। कहा भी गया है, जिस पर ऊपर वाला विश्वास करता है उसको इंसान बनाता है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है उसे शिक्षक बनाता है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे बच्चों को शिक्षा देने का अवसर मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चों की तकदीर बदल देंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चों की तकदीर बदल देंगे। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा वास्तविक संख्याएं। अभी तक के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक हल करवा चुका हूं, तो यहाँ पर हम एक बहुत बढ़िया तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें ये 3 संख्याएं दी हुई हैं और 3 ये क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं, हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंड शुरू से मैं बताता आ रहा हूं इस वाले चैप्टर में कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 15 और 21। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। वही मेथड है मेरी, यहां पर हल लिखेंगे। सबसे पहले LCM लेंगे। LCM एक साथ यहां पर ले लेंगे हम 12, 15 और 21 का, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर हम देखेंगे 2 से देंगे। सबसे पहले 2 का यहाँ 12 में 6 बार जाएगा और 15 में नहीं जाएगा, 15 में लिख देंगे। 21 में भी नहीं जाएगा, 21 भी लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 2 से फिर से देंगे, 6 में चला जाएगा, 2 तिया 6, 15 में नहीं गया, 21 में भी हमारा नहीं गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21, ठीक है ना। अब जाएगा हमारा 5 से, 1 में नहीं गया, 5 एकम 5, 7 में नहीं गया। फिर क्या करेंगे, 7 से देंगे तो ये 1। जब तक आखिरी में 1 1 ना आ जाए हमें यहाँ पर डिवीजन करते जाना है, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे LCM। इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 और ये 7, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणित 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42, मतलब 420 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणित 7 कर देंगे तो आ जाएगा 420। ये आ गया हमारा क्या, LCM, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे HCF की। HCF में क्या बताया मैंने बेटा, आपको ये अलग अलग लेना है, ठीक है ना। 15 का अलग लेंगे, 21 का अलग लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग लेंगे। 2 का 6 बार जाएगा और 2 का फिर देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का 1 बार जाएगा। अब यहाँ 3 5 15 और 5 एकम 5, इधर हमारा जाएगा 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर लिखेंगे, 15 के फैक्टर लिखेंगे और 21 के फैक्टर लिखेंगे। 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुणित 2 और गुणा में 3। 15 के क्या है हमारे 3 गुणित 5, ठीक है ना। और 21 के हैं 3 गुणित 7। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर हमें इन तीनों संख्याओं के जो फैक्टर हैं उसमें कॉमन देखना है, एक सी संख्या। तो 3 यहां पर भी है, ये वाला यहां पर है और यहां पर। हम क्या करेंगे, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है ना। इस 3 को जो जोड़े में से तीनों में एक सी संख्या कॉमन हो उसको हम ले लेंगे। उसके अलावा हमें कोई भी संख्या एक सी नहीं दिख रही, 2 ऊपर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है ना।
अब ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, HCF हमारा निकल के आ गया क्या 3 और LCM निकल के क्या आ गया 420। चूंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त करना है निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM भी ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमारा हो गया क्या HCF ये वाला, और ये हो गया LCM। लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर दो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, यहाँ पर 2 पर 2 का पावर हो जाएगा, 3 पे 1 का पावर होगा, 5 पे 1 का पावर होगा और 7 पे 1 का पावर, और इसका जो कितना आएगा LCM अभी आया था 420, ये हमारा LCM निकल के आ गया। और यहाँ पर HCF कितना निकला भाई हमारा? HCF निकला हमारा 3 निकला, ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2 का पावर, 3 पर 1 का पावर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 पे 1 का पावर, 5 पे 1 का पावर, और यहाँ 3 पे 1 का पावर, 7 पे 1 का पावर। जब किसी संख्या पर कोई पावर नहीं होता है उसका मतलब है उस पे 1 का पावर लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात किया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 17, 23 और 29 का, ठीक है ना। इसको भी हम इसी मेथड के द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ बेस क्लियर करवाना चाहता हूं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने पहला बहुत अच्छे से समझ लिया है तो दूसरा करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है ना। फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद ये तीसरा आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है हमने एक साथ पहले 17, 23 और 29 का LCM लिया। भाई ये मेरा अपना मेथड है, मैं ऐसा ही करवाता हूँ, ठीक है ना। एक साथ लेता हूँ LCM, HCF को अलग अलग लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम पहले 17 से देंगे, 17 एकम 17, 23 में नहीं जाएगा भाई, 29 में भी नहीं जाएगा हमारा। फिर हम देंगे 23 से, तो इधर 23 एकम 23, 29 में नहीं गया, लास्ट में हम दे देंगे 29 से, ठीक है ना। 29, ये बनवार चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे? 17 गुणित 23 गुणित 29, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, ये गुणा करना है, ये आप कर लेंगे या मैं करूं? मुझे पता है आप बहुत आलसी हैं, आप नहीं करने वाले, मैं खुद यहाँ पे अभी करके बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए आप। अब हम देखेंगे ये हमारा LCM निकल के आएगा, इसका जितना भी गुणा आएगा। उसके बाद में हम HCF पे चर्चा करेंगे, 17 का अलग निकालेंगे, 23 का अलग निकालेंगे और 29 का अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 17 का एक बार चला जाएगा भाई, 23 में भी एक बार जाएगा और 29 में भी हमारा एक बार जाएगा। अब ये बताएं आप 17 के क्या गुणनखंड बने भाई हमारे? 17 गुणित 1। 23 का क्या बना? 23 गुणित 1। और 29 का क्या बना? 29 गुणित 1, ठीक है ना। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना, ये तीनों में। तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो हमारा 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा HCF 1 निकल के आएगा। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे LCM की। LCM तो हमें पता नहीं है भाई, ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये तो आ गया, ठीक है ना। ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर हमने व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे हम फटाफट करेंगे 23 गुणित 17, 17 तिया 51, 51 का एक हासिल आएगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएगा हमारा 39, 351 आ गया। वो 391, 391 में हम 9 से फिर से करेंगे, 9 एकम 9, 9 इनाम 81 का एक हासिल आएगा 8, 9 तिया 27, 27 35, 35 आ गया इधर। अब 2 एकम 2, 2
इनाम 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 1 2 3 6 6 और 1 7 9 3 8 5 13 की 3 हासिल आएगी, 1 7 3 10 और 1 11, लगभग ये हमारा आ जाएगा 11 3 3 9, मतलब 11,339। हो सकता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया हो, लेकिन हमें क्या करना है, 17 और 23 का गुणा करना है, फिर जितनी भी संख्या आएगी उसका हम क्या कर देंगे, 29 में गुणा कर देंगे। तो ये भाई हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है ना। मेन चीज आपको समझ में आ गई कि आखिर इसमें करना क्या है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से हमने व्यक्त कर दिया है। आइए हम फटाफट चर्चा करते हैं। ये तीसरा आपको करना है, हम चर्चा करेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पेपर में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, चौथे क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा मैं इधर, चौथे क्वेश्चन में लिखा है HCF। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657। इसका कितना दिया है HCF? 9 दिया है, 9 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा है LCM 306 और 657, ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में इसके आने की संभावना प्रबल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा एक चीज मैं बता दूं, यहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए इधर लिखा हमने दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई? HCF इंटू LCM, यही होता ना। अब दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 306 और 657। हम लिखेंगे 306 गुणे 657, और इसका HCF कितना दिया हुआ है भाई? हमें HCF 9 दिया है। कितना दिया है? 9 गुणे LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या जानते हैं? जो संख्या यहाँ पर गुणा में रहती है, बराबर के इस तरफ लाने पर बटे में आ जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 306 गुणे 657 और बटे में 9 लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे LCM, ठीक है ना। ये गुणा में थे तो इसके बटे में आ गए। अब हम इसको कट करेंगे, क्या ये इधर कट हो जाएगा? 9 से करेंगे, 9 पन्ना 45, 9 चंगू 9 7 63, इधर 7 बार गया हमारा और इधर बचा हमारा 2 बचा, तो 9 3 27, 73 बार कट हो गया। कितने बार हो गया? 73, 306 और ये 73 और ये LCM, ठीक है ना। इसका जो डायरेक्ट में यहाँ पे गुणा में डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर आपको परेशानी ना हो, क्योंकि वीडियो का टाइम थोड़ा सा लंबा होता है ये कैलकुलेशन में। चलिए इसका जो डायरेक्ट में आंसर आएगा 73 का, जब मैंने 306 मैंने पहले से करके रखा है, तो ये आएगा हमारा 22,338। ये हमारा क्या निकल के आ गया? LCM निकल के आ गया, ठीक है ना। 22,338। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, LCM बराबर 22,338, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आइए चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पांचवा जो है, क्वेश्चन पांचवें में लिखा हुआ है
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये भी बेटा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाह रही है, कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाह रही है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है कम से कम एक बार उसमें 2 गुणित 5 आना चाहिए। तो हम इसमें लिख देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, तब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना आवश्यक है। देखिए 2 गुणित 5 आना आवश्यक है इसमें, अगर 2 गुणित 5 नहीं आएगा तो वो 0 पर समाप्त तो नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर यदि तोड़ेंगे, इसलिए 6 का जो हमने फैक्टर तोड़ा 2 गुणित 3 बराबर 6, इसमें 2 तो आ रहा लेकिन 5 नहीं आ रहा ना, तो हम क्या बोल देंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इधर लिख देंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित 5 के गुणनखंड में विभाजित नहीं होता, ठीक है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का के रूप में नहीं विभाजित होता है, 2 गुणित 5 के रूप में विभाजित नहीं होता है, ठीक है। अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। बात आ रही है मेरी समझ में। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके लिए ये 2 गुणित 5 का फैक्टर बनना आवश्यक है। अगर 2 गुणित 5 का गुणनखंड नहीं बनेगा तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब इधर लिखा है 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, तो हमने 6 का जब यहाँ पर फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 गुणित 3 के रूप में बना, तो यहाँ पर 2 तो मिल गया लेकिन भाई हमें 5 नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित 5 के गुणनखंड के रूप में विभाजित नहीं होता, मतलब ऐसा रूप हमें नहीं मिलता है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात आ गई ना समझ में। आइए चलते हैं फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है क्वेश्चन छठवा, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, हमें ये रीजन बताना है। तो भाई बात करेंगे भाज्य संख्या की, ठीक है ना। भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या के लिए एक डेफिनेशन है, जिसका गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ जाएं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे दूंगा आपको। सबसे पहले हम भाज्य संख्या समझेंगे। 4 जो है 4 के फैक्टर में बता रहा हूं, 2 4 और 1, मतलब इसके कम से कम 3 गुणनखंड आ गए, ठीक है ना। इसके गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ गए। ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको विशेष रूप से याद, भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर बन जाए, मतलब 3 अंक आ जाए, ठीक है ना। गुणनखंड करने पर कम से कम ये 3 अंक आ जाए, तो वहां पर जिसका गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ जाए, ठीक है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि ये भाज्य संख्या है तो आखिर क्यों है। अगर ये वाली संख्या है, इसके हमारे 3 गुणनखंड है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? 1 और स्वयं के अलावा। तो अभाज्य संख्या में कितने